साथियों नमस्कार। आज हम एक बार फिर बात करते हैं जो हमारे पिछले वीडियो में अधूरी रह गई थी। हालांकि हमने बैंक का जिक्र किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक के अपवर्तन चक्र सिद्धांत पर। अगर आपको डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे अन्य जो भौगोलिक ज्ञान की अन्य जो वीडियो चाहिए वो भी लगातार जो आपको इस लिंक पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बात अपवर्तन चक्र की करें तो मैंने डेविस के सिद्धांत में आपको बताया था कि डेविस का सबसे बड़ा जो आलोचक था वो कौन था? बैंक महोदय थे। क्योंकि डेविस ने त्रिकूट दिया, त्रिकूट में कहा कि भूदृश्य संरचना, परक्रम और अवस्था के प्रतिफल हैं, लेकिन बैंक ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए बताया। तो बैंक महोदय ने कहा कि उत्थान की दर और अपवर्तन की दर का अनुपात का प्रतिफल है भूदृश्य। दोबारा फिर सुने इस बात को। डेविस के विपरीत इन्होंने कहा कि उत्थान की दर और अपवर्तन के जो कारक हैं उनकी दरों का अनुपातिक संबंधों का प्रतिफल है भूदृश्य। बात बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उत्थान, डेविस ने कहा उत्थान होने के बाद अपवर्तन कार्य काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतना लंबा समय लगता है उत्थान कार्यों में, क्या अपवर्तन के कारक उनका इंतजार करेंगे? ऐसा नहीं है। तो इन्होंने अपनी जो नदी की अवस्थाएं थी उनके लिए जर्मन कुछ जो टर्मोलॉजी थी उनका यूज किया, और उनका मतलब क्या होता है हम जानते हैं इसमें। अब बात आती है कि डेविस के बाद जो बैंक ने अपना अपवर्तन सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना है, नाम है जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। नाम क्या है इसका? जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड लैंडफॉर्म्स। तो ये जो बुक है इसमें बैंक ने अपना अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया। इस किताब को तो आपको याद रखना है, और डेविस का जो त्रिकूट था उसकी जगह इनकी बात याद रखनी है। वो लाइन इनकी क्या है कि उत्थान की दर और अपवर्तन की दर के अनुपातिक संबंधों का प्रतिफल होते हैं भूदृश्य। बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने नदी के लिए एक जो शब्द इस्तेमाल किया है, यह सिद्धांत हम पूरा थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नदी के लिए शब्द इस्तेमाल किए, नदी की अवस्थाओं के लिए आवस्थी जिंडे इंटिकुलुंग, आवस्थी जिंडे शब्द देखिए, इसका मतलब होता है वृद्धमान प्रतिफल, वृद्धमान प्रतिफल। मैंने साथियों आपको बताया था कि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रह चुका हूँ और टीचर भी, तो इसका फायदा आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। गणित फार्मिंग इंटिकुलम, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है समान प्रतिफल। क्या? समान प्रतिफल। और जो आवस्थी जिंडे शब्द है, ये जर्मन टर्मोलॉजी का शब्द है, इसका मतलब है हरासमान प्रतिफल। शब्द वही है, बातें वही हैं, चीजें वही हैं, लेकिन बस टर्मोलॉजी को आपको याद करना है। आवस्थी जिंडे इंटरकुलम जो शब्द है, इस शब्द को बारी बारी पूछा गया, ध्यान करना साथियों। इसका मतलब होता है अवस्था। अवस्था समझ में आ रही बात? नदी की कोई अवस्था को या प्रतिफल शब्द से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। वर्तमान प्रतिफल को थोड़ा सा समझेंगे तो बात है समझ में आ जाएगी। तो वर्तमान प्रतिफल का मतलब है कि नदी का उत्थान अपवर्तन की तुलना में ज्यादा होता है। अपवर्तन कारक कम कार्य कर पाते हैं, उससे अधिक उत्थान होता है। तो जो इस्तेलाह करती हैं भूदृश्य हैं, उनमें जो उत्थान की दर है वो इस अवस्था में ज्यादा होती है। इसको डेविस महोदय ने युवा अवस्था कहा था, युवा अवस्था कहा था। अब सेम बातें वही है। वर्तमान का मतलब है
कि अपर्दन की तुलना में उत्थान की दर ज़्यादा होने से आपेक्षिक किसी भी भूदृश्य की ऊंचाई बढ़ती है। बात समझ में आ गई। प्रतिफल का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, परिणाम। ये सामान्य प्रतिफल का मतलब यह है कि जब नदी प्रौढ़ावस्था में होती है तो उत्थान भी जारी रहता है और अपर्दन भी, लेकिन उत्थान और अपर्दन की दर बराबर हो जाती है। उत्थान और अपर्दन की दर, ये जो डेविस मौर्य था उन्होंने इसको कहा था प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। लेकिन इन्होंने गलिक फार्मिंग एंटिकुलुम शब्द इस्तेमाल किया। तो इसके लिए ये थोड़ा ध्यान करने वाली बात है। इसका मतलब है सामान्य प्रतिफल या सामान्य प्रतिफल। उत्थान और पतन की जो दर है या उत्थान और अपर्दन की जो दर है वो बराबर हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। अब अवस्थी जिंदे एंटिकुलुम, इन शब्दों को ध्यान में रखना है क्योंकि बारी बारी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। इसमें ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। उत्थान की दर रुक जाती है और अपर्दन की दर बढ़ जाती है। अपेक्षाकृत अपर्दन कार्य जो है वो अधिक प्रभावी हो जाते हैं और अंततः नदी जो है इंडर्फ की स्थिति में पहुंच जाती है। कौन सी स्थिति में? इंडर्फ की स्थिति में पहुंच जाती है। अब हम आगे बात करते हैं इनके जो अपर्दन चक्र है उनकी 5 अवस्थाओं पर। दोबारा ध्यान करना, 5 अवस्थाएं थी, जबकि डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं थी। समझ में आ गई बात? 3 अवस्था और इनकी जो है 5 अवस्थाएं। तो पेंक ने अपनी नदी अपर्दन चक्र की 5 अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था ये कौन सी है? प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था, ये तृतीय अवस्था और ये चतुर्थ अवस्था और ये पंचम अवस्था। बात अपने आप समझ में आ रही होगी आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 अवस्थाएं हैं, कौन सी? प्रथम और द्वितीय, उसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगी। ये नदी की कौन सी अवस्था है? अवस्थी जिंदे की, और ये जो तृतीय अवस्था है वो गलिक फार्मिंग की है। गलिक फार्मिंग की है। और चौथी जो अवस्था है, ये दो जो अवस्थाएं हैं वो किसकी हैं? ये अवस्थी जिंदगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर डेविस के शब्दों में इसको लिखूं तो मैं ये युवा अवस्था लिख दूंगा, युवा अवस्था, और इसको मैं लिख दूंगा प्रौढ़ावस्था और इसको लिख दूंगा वृद्धावस्था। दोनों की सिद्धांतों की तुलना भी हो जाएगी और बात भी समझ में आ जाएगी। देखिए पहली अवस्था में क्या होता है। पहली अवस्था में उत्थान तीव्र गति से होता है, लेकिन अपर्दन कारक गौण तरीके से काम करते हैं। अपेक्षाकृत ऊंचाई तीव्र गति से बढ़ती है, उत्थान तीव्र गति से होता है। दूसरी में क्या है कि अपर्दन कारक भी काम करते हैं, तुलना में प्रथम स्टेज की तुलना में थोड़े से ज़्यादा, और ऊंचाई भी बराबर बढ़ती रहती है। तो अपेक्षाकृत जो भूदृश्य है उसमें उत्थान होता है। लेकिन तीसरी अवस्था जो है उसमें अपर्दन कारक, या फिर मैं यूं कहूं कि अपर्दन की दर और उत्थान की दर दोनों बराबर हो जाती है। तो यहाँ अपेक्षाकृत न तो ऊंचाई बढ़ पाती है और न ही वो जो लैंडफॉर्म होता है, जो भूदृश्य होता है, वो नीचे बैठता है। तो फिर चौथी जो अवस्था आती है जिसमें हम अवस्थी जिंदे वाली अवस्था, वृद्धावस्था की स्थिति में, तो उत्थान पूर्ण हो चुका होता है, उत्थान पूर्ण हो गया है और अपर्दन कारक जो है वो प्रभावी हो गए हैं। अपर्दन कारक ये प्रभावी होने के कारण क्या हुआ कि जो पतन है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, या किसी लैंडफॉर्म का कटना शुरू हो जाता है। और 5वीं अवस्था में जाते जाते जो है वो लैंडफॉर्म पूरी तरह से कट जाता है। और ये जो अंतिम अवस्था आती है इसको पेंक ने इंडर्फ की स्थिति दी। दोबारा ध्यान करना, डेविस ने इसको पेनी प्लेन कहा और इंडर्फ कहा
पेन। और ये डेविस का शब्द है। मैंने अगर ये शब्द आपने सुनने हैं, जैसे पेन फेन किसने कहा, या पेडी प्लेन किसने कहा, या सवाना अपर्दन चक्कर किसने कहा, या सवाना प्लेन किसने कहा, ये मेरी पूरी पुरानी वीडियो में जाकर आप देखोगे तो बात समझ आ जाएगी। तो पेन ने इसको क्या कहा? इंडायरेक्ट कहा। क्या कहा? इंडायरेक्ट कहा। इंडायरेक्ट का मतलब है समप्राय मैदान, जो कि डेविस ने सिर्फ इन शब्दों को पकड़ना है। लेकिन एक शब्द यहाँ बड़े महत्वपूर्ण है, वो है एक शब्द इस्तेमाल किया अपने सिद्धांत में, प्राइमा रम्फ। प्राइमा रम्फ का मतलब है कि उत्थान होने से पहले का जो धरातल है, उसके लिए पेंक ने प्राइमा रम्फ शब्द का इस्तेमाल किया। ये देखिए, उत्थान होने से पूर्व जो धरातल है उसका प्रयोग किया प्राइमा रम्फ के रूप में। तो साथियों, बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने नदी की 3 अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था बताई इन्होंने आवस्थी जिंडे, यानी आफस्ती जिंडे इंटिकुलम। दूसरी अवस्था गलिक फार्मिंग इंटिकुलम। और तीसरी जो अवस्था बताई थी वो आबस्ती जिंडे, आबै बकरी वाला बै है, आबस्ती जिंडे इंटिकुलम। ये 3 अवस्था थी। और जो अपर्दन चक्र था वो तो नदी की अवस्था थी, अपर्दन चक्र था उसकी इसने 5 अवस्थाएं बताई, जबकि डेविस ने 3 बताई थी। और 5 अवस्था में प्रथम जो अवस्था है उसमें उत्थान अधिक होता है लेकिन अपर्दन गौण होता है। दूसरी अवस्था में अपर्दन के कारक भी काम करते हैं और उत्थान की दर भी तीव्र रहती है, अपेक्षाकृत जो भूतल से उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। और तृतीय अवस्था जो कि प्रौढ़ावस्था डेविस के अनुसार है और इनके अनुसार गलिक फार्मिंग इंटिकुलम है, उस अवस्था में जो उत्थान होता है उसके बराबर ही पतन होता है। तो सामान्यतः उत्थान और अपरदन की दर बराबर हो जाती है। तो अंतिम जो 2 अवस्थाएं हैं वो है आवस्थी जिंडे इंटिकुलम की कंडीशन, और इस कंडीशन में जो है वो केवल अपरदन प्रभावी रहता है और अंततः जो उथित जो भाग होता है भूदृश्य होता है वो इंडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडायरेक्ट का मतलब है एक कटाव वाला संप्राय मैदान जो कि अपर्दन कार्य संपन्न कर चुका है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इस तरह के वीडियो और हैं या कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपका सहयोग कर पाऊँ। धन्यवाद।